हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बहुत लंबे समय बाद डिस्कस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर वापस से एक हुए हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एमपीपीएससी ने जो नया पैटर्न लॉन्च किया है, नया पैटर्न जो नोटिफिकेशन में आया है कि नेगेटिव मार्किंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस नए पैटर्न के हिसाब से हमारी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। अप्रैल में हमारा एग्जाम होने वाला है, दिन भी बहुत कम बचे हैं, तो ऐसे में हमें क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए, हम उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं हम उन पर भी बात करेंगे, जो एक साल से पढ़ाई कर रहे हैं और पुराने पैटर्न पुराने सिलेबस के हिसाब से बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वो पुराना ही है, जो 2025 में प्रीलिम्स हुआ था उसी सिलेबस पे 2026 में भी प्रीलिम्स होने वाला है। अगर सीसेट पेपर की बात करें तो सीसेट पेपर में थोड़े चेंजेस आए हैं, बट जीएस पेपर 1 जो पहला पेपर होता है जिसे कट ऑफ डिसाइड होता है, वो वाला पेपर का सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। कौन सी 10 यूनिट रहेंगी वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी 10 यूनिट पर आपको काम करना है। अभी बात कर लेते हैं कि जो नया पैटर्न आया है और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है, उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लेकर आना चाहिए। तो अगर सिलेबस सेम है और यूनिट सेम है और अगर आप एक साल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी 10 यूनिट पर आपने अच्छे से कमांड कर ली है, आपको सारे नोट्स आपके प्रिपेयर हैं, आपको पता है क्या स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है, आपने पढ़ चुके हो एक एक स्टैंडर्ड बुक हर एक यूनिट के लिए, तो अब आपको टाइम उस पर रिविजन करने का है और उस पर एफएलटी देने का है। मेन इस नेगेटिव मार्किंग के कारण अगर आपका मेन फोकस होना चाहिए तो वो एफएलटी पर होना चाहिए कि एफएलटी को देते वक्त आप प्लीज 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और उसमें एफएलटी को देते वक्त कुछ स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर एक एफएलटी को घर आके एनालाइज करना पड़ेगा और जब आप एफएलटी दे रहे हैं तब भी अपने पेपर को 3 सेगमेंट में आपको बांटना पड़ेगा। पहला सेगमेंट होगा 4 श्योर क्वेश्चन, जिसमें आपको श्योरिटी है 100% कि ये वाला आंसर होगा, करेक्ट होगा। ऐसे आंसर्स जो आप बिल्कुल श्योर हैं, 100% श्योर है कि इसका यही आंसर है, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो पूरे पेपर जो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें उन्होंने मार्किंग रखी कि एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन के आंसर देने पर 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पैटर्न को आपको ध्यान रखते हुए सबसे पहले अपना एक सेगमेंट उठाना है, वैसे क्वेश्चन जिसमें पूरी श्योरिटी है उनको सबसे पहले करना है। ऐसे क्वेश्चन की अब जब आप एफएलटी ज्वाइन करेंगे तो कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन के नंबर्स बढ़े। 60-70 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको श्योरिटी है कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं। अब आते हुए क्वेश्चन जो हम गलत करते हैं उस पर आपको काम करना होगा, क्योंकि हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं, चाहे कितनी प्रैक्टिस कर लें, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम वहां जाकर उस प्रेशर में आकर गलत कर जाते हैं। मार्क मतलब पेपर में आपने सही मार्क किया है पर ओए मार्क शीट में आप गलत मार्क कर देते हैं, ऐसा भी कभी कभी होता है। तो वो प्रेशर है, तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन अगर ऐसे होने वाले हैं जो आते हुए हमने गलत कर दिए, तो उसके लिए हमें सेकंड सेगमेंट मदद करेगा। अब पेपर का सेकंड सेगमेंट क्या है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया हो और 2 ऑप्शन में आपको 50-50 हो कि या तो ये होगा या ये होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको सेकंड सेगमेंट में करने हैं। अब वो जो 50-50 वाले हैं आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है कि अगर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 50-50 वाला एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, उसमें से भी अगर आधे से ज्यादा करेक्ट होते हैं तो वो आपका उसको भरने में मदद करेगा जो आपको आते हुए क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं। अब रहा तीसरा सेगमेंट पेपर का। अब ये जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस बचेंगे जिसमें आपको पता ही नहीं है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होना है और ना ही कुछ एलिमिनेट हो पा रहा है, उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो अब नेगेटिव मार्किंग आने के कारण आपको सीधे सीधे उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। उन क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना, उन क्वेश्चन को छोड़ना है, मतलब उनको नहीं करके आना है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो पूरे 100 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आते थे, पर इस बार ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पहले तो ट्राई कीजिए एफएलटी टेस्ट सीरीज लगाएं, उसमें एफएलटी में कोशिश कीजिए कि जो पहले वाले सेगमेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ऐड हो सके। ठीक है,
मतलब आज से अगर आप एफएलटी दे रहे हैं और पेपर के पहले तक कोशिश कीजिए कि 75 क्वेश्चन ऐसे हों 100 में से जिन पे आपको श्योरिटी है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर तो सेकंड ऑप्शन पे जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग आने के कारण आपके जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम होना है। जो 85 कट ऑफ चला जाता था अब वो कम होगा, 70-75 कट ऑफ जाना चाहिए। अब जनरल कैटेगरी में 70 तक का कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, पर उससे ज्यादा टफ मुझे नहीं लगता आएगा। तो ये जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि आपकी प्रीलिम्स में 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट पर आपको एक स्टैंडर्ड बुक या आप जिस भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी आपका मटेरियल है, उसको अपना बेस बनाना है, उसको रिविजन करना है, मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखकर। आप अब टाइम नहीं है कि अलग अलग रिसोर्सेज पे भागे या एक यूनिट के लिए 5-6 बुक्स पढ़ ले, टाइम नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि जितनी 10 यूनिट्स हैं, एमपीपीएससी क्या करता है उन 10 में से कोशिश करता है अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन आए, पर अप्रोक्सीमेटली हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आने, किसी में 8 आ जाते हैं, किसी के 12 आ जाते हैं। अप्रोक्स हम मान के चल रहे हैं कि अगर हर एक यूनिट में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें हर 10 यूनिट पे काम करना है। पर उन 10 यूनिट में से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है, कि आपको पढ़ना भी कम है और उसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो वो है एमपीजी के। एमपीजी के को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसके लिए नोट्स पढ़ रहे हैं किसी भी कोचिंग का या परीक्षा धाम, आई थिंक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो वो पढ़ रहे हैं। तो जो जो सिलेबस में मेंशन है एमपी जीके की, एमपी ज्योग्राफी अगर मान लो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, सीजन है, तो हर एक टॉपिक को सिलेबस में से उठाओ, एक चार्ट बनाओ अपने टेबल के सामने पेस्ट करने के लिए। हर एक टॉपिक जो एमपी जीके के सब्जेक्ट में दिया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के एमपी में जो भी दिए हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आपको लिखना है उस चार्ट में, और उसके आगे 3 बॉक्स बनाने हैं। पहला बॉक्स होगा कि मेरा ये जो टॉपिक है ये मैंने पढ़ के कंप्लीट कर लिया। दूसरा होगा कि मैंने इसको रिवीजन कर लिया, 2-3 बार मैंने उसको रिवीजन कर लिया। और तीसरा होगा कि मैंने उस पर कम से कम 100 क्वेश्चंस लगा लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 100 क्वेश्चन मैंने लगा लिए, तीसरा टिप। तो अगर इस तरह से एमपीजीके के जितने भी टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं, अगर उनमें तीनों टिक लग जाते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो मैं धीरे धीरे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपका आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उससे होगी कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आपके एमपीजीके के सिलेबस में दिए हैं, आपको उसमें चार्ट में लिखना है, उसके आगे 3 बॉक्स बनाने हैं कि मैंने पढ़ लिया, मैंने उसको रिवाइज कर लिया, मैंने उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। तीनों बॉक्स टिक हो जाने चाहिए सारे टॉपिक के। अब ये रही बात एमपीजीके की। उसके बाद ट्राइब्स वाली जो यूनिट है, यूनिट 10, उस पर आपको काम करना है। उसके लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन लगाइए, है ना, कम से कम 500-600 क्वेश्चन ट्राइब्स के, जहां पर भी जिस भी कोचिंग के मिलते हैं, आप उन सारे ट्राइब्स के क्वेश्चन को लगा लो अच्छे से। तो 10th यूनिट अच्छे से कर लो। यूनिट 9 जो आईटी वाली है, उस पर आपको काम करना है, कम पढ़ना होगा और सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 इजी होंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, इनमें जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं, अगर उसमें कोई सा इजी टॉपिक है, जैसे G20 दिया है या आसियान कोई ऑर्गेनाइजेशन दिया है, तो उन सारे शॉर्ट टॉपिक्स को उठाकर और उन पे नोट्स बना लो कि इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, इन सारी चीजों पे डिटेल में आप मतलब नोट्स बना लीजिए। तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इनके जो टॉपिक्स स्पेसिफिकली दिए हैं, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में अगर टॉपिक दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ना है एक स्टैंडर्ड बुक से या नोट से, जो हम पढ़ते हैं कोचिंग में, उन नोट से आपने पढ़ा। उसके बाद आपको उस पर 100 से 200 क्वेश्चन आपको उस टॉपिक पे लगाने हैं, और आपका वो टॉपिक तैयार हो गया। फंडामेंटल राइट्स है, बीपीएससी है, तो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में, इन तीनों में से पॉलिटी ऐसा शॉर्ट सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें आपको पढ़ना भी कम है और सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है ना। हर साल एफआर से क्वेश्चंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, या फिर आप बात कर लें सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस होते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो कुछ टॉपिक्स आपके उसमें लिखे हैं, वो आप स्टैंडर्ड नोट से पढ़ लो, उनके आर्टिकल्स ध्यान रख लो कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किसने दिया है, इम्पीचमेंट किसने दिया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी,
और उससे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। बस उनमें जो टॉपिक्स दिए हैं उनको एक बार रीड आउट कर लो, एक बार पढ़ लो, जो ल्यूसेंट है उससे पढ़ लो, या फिर मतलब ऐसे कोई फैक्ट आपका नहीं छूटना चाहिए जो सबको आता है ना। अगर पूछी जाए कि सबसे ऐसी कौन सा कंट्री है जो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपसे नहीं गलत होने चाहिए, तो उन पर काम कर लो और उनके जो सिलेबस में दिए हैं उन पे एक नोट्स बना के उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ठीक है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी की, कितना भी पढ़ लो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठपटांग आ जाते हैं, ऐसी किताब पूछ लेते हैं, ऐसे रूलर के बारे में पूछ लेते हैं जो नहीं पता। ठीक है, तो बस ऐसे फैक्ट्स आपको लिख लेने हैं एक जगह, जो बेसिक है जो सबको आते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो हमें से उतना पढ़ना है जो सब पढ़ रहे हैं, बस दैट्स इट, है ना। जो बेसिक है उतना ही उसमें करना है। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है या जीडीपी क्या होता है, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक पे नोट्स बनाओ। जो मैंने बताया है चार्ट बनाना है, तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं हर एक यूनिट के उन टॉपिक्स को लिखो, उसके ऊपर स्टडी करो, तो रिविजन हो जाए, तो डबल टिक और प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चंस ढूंढ लो, चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको बोल दो कि इस टॉपिक पे मुझे एमपीपीएससी के पीवाईक्यू दे दो, या फिर आप मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यू दे दो, तो वो दे देगा, या फिर आप इस पे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दो तो वो दे देगा, आप उस पर अपना वो टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे गूगल पे भी जाके आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के। ये होने के बाद आपकी 10वीं यूनिट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि आपको एमपीजीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, यूनिट 10 पे ध्यान देना है, यूनिट 9 पे ध्यान देना है, और स्पेशली पॉलिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, जल्दी याद हो जाता है, इंटरेस्टिंग है, और इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा है। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ज्योग्राफी वास्ट है, छोड़ भी जाओगे तो चलेगा, क्योंकि हमें उस 100 में से 70 to 80 का सिलेबस कंप्लीट करना है, और उस पर इतनी मास्टरी करनी है कि उस पर हमारे आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब हम तुक्के नहीं लगा सकते, अब हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितना पढ़ रहे हैं इतना सॉलिड पढ़ के जाएं कि वहां पे हमसे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस वाइज पूरा स्ट्रेटेजी देख लिया, नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करना है उस पर हमने देख लिया। और कोशिश करो कि जब भी एफएलटी देके आ रहे हो घर पे बैठ के उस पेपर को एनालाइज करना है। अगर आपने उस पेपर को एनालाइज नहीं किया वो एफएलटी आपका वेस्ट है। कैसे करोगे एनालाइज? घर पे आके आपको एनालाइज करना है कि मैंने आते हुए क्वेश्चन कितने गलत किए हैं। ठीक है, कि मुझे 60 क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने इन 60 को टिक किया, पर 55 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आते हुए करेक्ट किए। 5 की जो आते हुए क्वेश्चन गलत होने वाली प्रोबेबिलिटी, इसको कम करना है धीरे धीरे। हर एक एफएलटी को एनालाइज करना है, उस एफएलटी में जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इतनी तैयारी करनी है, तो उस एफएलटी के पेपर को लेके बैठो। सबसे पहले एनालाइज करो कि आपका 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और 3rd सेगमेंट, इसमें कितने क्वेश्चन है। अगर 50 ही पहले सेगमेंट में आ रहे हैं कि आते हुए से 50 ही है, तो इसको भी बढ़ाने पर काम करना है। ठीक है, दूसरे सेगमेंट पे जो आपने टिक किया है कि 2 ऑप्शन में से जो एक तक टिक किया है आपने, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपको अपने आप को ही एनालाइज करना पड़ेगा। उस एफएलटी को देकर या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को देकर आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। अगर पॉलिटी के टॉपिक वाइज में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो पॉलिटी अच्छी है, ज्योग्राफी में कम आ रहे हैं तो ज्योग्राफी कमजोर है। तो जो आपका वीक पॉइंट है उस पर अभी का टाइम है कि आप काम कर लो, अप्रैल में आप नहीं कर पाओगे, तो ये वाला जो महीना है उस पर अपने वीक पॉइंट पर काम कर लो। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं पढ़ा है पढ़ लो, नोट्स हैं देख लो, बना लो, बनाने का तो टाइम है नहीं, कोई भी बुक लाके उस पर टिक कर लो। ठीक है, और कोई ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जो रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट नोट्स देखने हैं, तो एक टॉपिक डालो उस पर ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो कि कीवर्ड्स लिख लिए हो, बस दैट्स इट, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और अप्रैल वाले मंथ में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स निकालने का एकमात्र सोल्यूशन है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अपने प्रीलिम्स के क्लेरिफिकेशन में बहुत मतलब प्रीलिम्स के पास जाओगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने क्वेश्चंस लगाए 1 वर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंटली आप जैसे एक दिन में अगर आज से भी 100 क्वेश्चन लगाना शुरू कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको याद भी हो, है ना। मतलब आपने जो लगाया उनमें से अगर 60 आपको याद थे, आपने सही किए हैं, तो जो 40 बच गए वो आपको याद भी करने हैं आज, ताकि अगर ये 40 नेक्स्ट टाइम आपसे पूछे जाए तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। इस तरह से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो एफएलटी भी जब आप देंगे तो उसको घर पे आके एनालाइज करो,
कि कितने क्वेश्चंस आते हुए गलत हुए हैं, कितने डबल ऑप्शन वाले गलत हुए हैं, उन पर काम करना है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सब पता चलेगा। उसके साथ साथ उस एफएलटी में से देख भी लो कि ये वाला क्वेश्चन जो मेरा गलत हुआ था, इससे मैंने 2 फैक्ट्स निकाल लिए, अब मैं फैक्ट याद कर लूंगा और फिर कर लूंगी, नेक्स्ट टाइम मेरे गलत नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको उस पर काम करना है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है फॉर नेगेटिव मार्किंग कि आपको अपने पेपर को 3 सेगमेंट में बांटना है। हर एक यूनिट पर आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बस, लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को करते टाइम खुद को एनालाइज करना है। जितने क्वेश्चन मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने पीवाईक्यूज लगाएंगे या जितने एमपीपीएससी के पीवाईक्यूज तो लगा ही लेना, ताकि पता चले कि एमपीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और भी अगर कोई चीज छूट गई हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जितना भी मेरे एक्सपीरियंस है, या टीचर से बात होती है, हमारे कलीग से बात होती है, तो जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूंगी, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस हम लेकर आए हमारे एमपीपीएससी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं, कि ये तो हमको याद होने ही चाहिए। उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर हम लोग 1 मिनट के रील लेकर आएंगे, पार्ट वाइज, पार्ट 1, 2, 3। तो आप वो भी जरूर देखिएगा। हो सके तो हम मंडे से शुरू करेंगे या फिर कल से ही शुरू करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट जो एमपीजी के हैं या जो पॉलिटी के हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होने ही चाहिए। ऑलराइट। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी अप्रैल तक हमारा टारगेट है प्रीलिम्स को निकालना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कारण थोड़े बच्चे डरे हुए हैं कि इस बार क्या होना चाहिए। बट इट इज गुड फॉर द फ्रेशर्स स्टूडेंट जो पहली बार देने वाले हैं वो, और जो पुराने हैं, अब सभी लोग सेम प्लेटफॉर्म पर है ना। तो अब जो सिलेक्शन होंगे वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अब एक्चुअल स्टूडेंट है, जो सच में जिनके पास नॉलेज है, उनके सिलेक्शन अब ज्यादा होंगे। जो तुक्केबाजी थी अब वो खत्म हो चुकी है। तो इट इज गुड न्यूज बैड न्यूज बोथ, है ना। तो जो अच्छे पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए तो गुड न्यूज है, क्योंकि अब आपकी बारी है, आप अच्छा पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेकर आइए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग रील शुरू करेंगे 1 मिनट, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।